दूध से हमें केसिन प्रोटीन मिली। इस केसिन प्रोटीन को बेटा जो रेनिन एंजाइम है, अब ये रेनिन एंजाइम कहाँ से निकलता है, तो आपके पेट में जठर ग्रंथि होती है और उस जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है और इस जठर रस में बेटा एक तो रेनिन एंजाइम होता है और एक पेप्सिन एंजाइम होता है, जो कि दोनों ही निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, पेप्सिनोजन एंजाइम के रूप में और एक प्रोरेनिन एंजाइम के रूप में। दोनों को जो HCl एंजाइम होता है, ये HCl बेटा सक्रिय बनाता है। तो प्रोरेनिन एंजाइम तो रेनिन एंजाइम में कन्वर्ट हुआ और पेप्सिनोजन एंजाइम किस में कन्वर्ट हुआ, ये पेप्सिनोजन एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ, यानी कि पेप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट हुआ। अभी केसिन प्रोटीन को जो रेनिन एंजाइम है उसने बेटा पेरा केसिन में। गाइज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेनिन एंजाइम के बारे में, जो कि बेटा बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। ये वयस्क में कम होता है, बच्चों में इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ये दूध के पाचन में सहायता करता है। गाइज इस वीडियो में मैं आपको रेनिन एंजाइम के कार्य के बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूं। ये कहाँ उपस्थित होता है और किस तरीके से भैया ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, किस तरीके से दूध के पाचन में सहायक होता है। अक्सर आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जब भी पाचन तंत्र से क्वेश्चन आते हैं तो भैया एंजाइम से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में रेनिन एंजाइम के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, मिस मत करना, क्योंकि मेरी एक लाइन आपका एक क्वेश्चन छूट सकता है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। मेरी एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो हेडिंग क्या लगाओगे आप, रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम। अब सबसे पहले भैया ये रेनिन एंजाइम उपस्थित कहाँ होता है, ये वाली बात है। गाइज अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको पेप्सिन एंजाइम के बारे में बताया है, तो वहां से ही जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैंने कहा कि रेनिन एंजाइम कहाँ उपस्थित होता है, तो बेटा ये हमारे पेट में उपस्थित होता है। और पेट को क्या कहते हैं बेटा, स्टोमक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, स्टोमक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमक कहते हैं, स्टोमक कहते हैं। और इसे बेटा आमाशय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आमाशय भी कहा जाता है, उदर भी कहा जाता है और पेट भी कहा जाता है। तो ये हमारे पेट में उपस्थित होता है बेटा रेनिन एंजाइम। अब पेट में कहाँ उपस्थित होता है, तो ध्यान से समझिए। आपके पेट के अंदर की तरफ एक परत होती है, एक परत होती है, और ये परत किसकी बनी होती है, तो उत्तकों की बनी होती है, उत्तकों की बनी होती है। अंदर की तरफ होती है बेटा आपके पेट में एक परत होती है जो कि उत्तकों की बनी होती है, और इस परत को कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस परत को क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है, यानी कि जठर ग्रंथि कहा जाता है। और बेटा ये जो जठर ग्रंथि होती है ये गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, ये गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है। मजा आएगा, वीडियो को एंड तक देखना, सब चीजें समझ में आएगी। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है बेटा ये किसका निर्माण करती है, ये गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है, यानी कि बेटा जठर रस का निर्माण करती है। और इस जठर रस में क्या क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं बेटा ये जठर रस किस किस से मिलकर के बना होता है, वाटर से यानी कि पानी से, इसमें HCl पाया जाता है, इसमें बेटा एंजाइम पाए जाते हैं। अब हमें तो काम किस पर करना है, एंजाइम पर काम करना है। तो इसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं बेटा, तो इसमें दो एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है पेप्सिनोजन एंजाइम और एक होता है प्रोरेनिन एंजाइम। तो बेटा पिछली क्लास में हमने इस पेप्सिनोजन एंजाइम के बारे में चर्चा की थी। ये पेप्सिनोजन एंजाइम ये भैया पेप्सिन एंजाइम का ही एक निष्क्रिय रूप है, जिसके बारे में बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पेप्सिन एंजाइम के नाम से, वहां जाकर देख लेना। गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस प्रोरेनिन एंजाइम के बारे में, जो कि इस रेनिन एंजाइम का एक निष्क्रिय रूप है। बेटा अभी ये रेनिन एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में है और इसका नाम क्या है भैया, निष्क्रिय अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें यह उपस्थित तो होता है लेकिन अपना कोई कार्य नहीं करता। इतनी बात क्लियर है। तो ये प्रोरेनिन ये कौन सा एंजाइम है, ये रेनिन एंजाइम का एक निष्क्रिय रूप है। ये रेनिन एंजाइम का एक निष्क्रिय रूप है। तो भैया ये निष्क्रिय रूप है तो इसे सक्रिय बनाना पड़ता है। देखिए बेटा ये जो प्रोरेनिन होता है, इस प्रोरेनिन को ये अभी निष्क्रिय अवस्था में है, यानी कि अभी ये कार्य नहीं करता।
लेकिन भैया हमें तो भोजन का पाचन करवाना है, हमें तो दूध का पाचन करवाना है, हमें तो प्रोटीन का पाचन करवाना है। तो प्रोटीन का पाचन होगा तो ये सक्रिय रूप में आएगा, तभी तो कार्य करेगा। अब ये निष्क्रिय अवस्था में है। तो बेटा आपके इस गैस्ट्रिक जूस में यानी कि जठरस में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये HCl क्या करता है भैया, इस प्रोरेनिन एंजाइम को रेनिन एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है, इस रेनिन एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक सक्रिय रूप है। अब ये कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। तो बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई। अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये रेनिन एंजाइम कहाँ उपस्थित होता है और किस तरीके से निष्क्रिय रूप से सक्रिय रूप में आता है। अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ये मिल्क के पाचन में यानी कि दूध के पाचन में हेल्प करता है, किस तरीके से भोजन के पाचन में हेल्प करता है, किस तरीके से प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। आगे बढ़ने से पहले दो चीजें और लिखा देता हूं। ये बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में होता है, ये बच्चों में बेटा सर्वाधिक होता है, क्योंकि छोटे बच्चे आप सभी को पता है दूध ज्यादा पीते हैं और ये दूध के पाचन में हेल्प करता है रेनिन एंजाइम। अभी आपको बताएंगे। ये भैया वयस्क में कम होता है, वयस्क में कम होता है, वयस्क में बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर है। तो ये सारी कहानी आपको समझ में आई। और बात बताऊं मैं आपको, ये दूध के पाचन में सहायक होता है, ये भैया दूध के पाचन में सहायक होता है, और भैया ये कह सकते हो आपके प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। दोनों के दोनों ही कहानी अभी आपको समझ में आ जाएगी। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मैं आपको दोबारा रिवीजन करवा देता हूं। देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं रेनिन एंजाइम के बारे में, जो कि आपके पेट में उपस्थित होता है। पेट में भी कहाँ, आपके पेट के अंदर की तरफ एक कुत्तकों की बनी एक परत होती है, उस परत को कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि कहा जाता है। और ये जठर ग्रंथि किसका निर्माण करती है, गैस्ट्रिक जूस का, जठरस का निर्माण करती है, जो तीन चीजों से मिलकर के बना होता है, पानी से, HCl से और एंजाइमों से। बेटा इसमें दो एंजाइम होते हैं, एक पेप्सिनोजन एंजाइम होता है, एक प्रोरेनिन एंजाइम होता है। ये दोनों ही एंजाइम अभी निष्क्रिय अवस्था में है, इन्हें सक्रिय बनाने का कार्य कौन करता है, ये HCl एंजाइम करता है। ये पेप्सिन एंजाइम का निष्क्रिय रूप है बेटा, पेप्सिनोजन एंजाइम, जिसके बारे में मैं आपको पिछली लास्ट क्लास में बता चुका। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हो। अब बेटा इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रोरेनिन एंजाइम के बारे में, जो कि रेनिन एंजाइम का एक निष्क्रिय रूप है। इसे सक्रिय बनाने का कार्य किसने किया, इसे सक्रिय बनाने का कार्य किया बेटा किसने, HCl ने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने। यह रेनिन एंजाइम बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, वयस्क में बहुत कम पाया जाता है, ना के बराबर पाया जाता है। दूध के पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा देता हूं। बेटा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूं। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, विजिट करिए, जरूर आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करिए, प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इतनी कहानी समझ में आ गई, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। अब देखिए बेटा कि रेनिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है। बेटा अब वीडियो को छोड़कर मत जाना अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो तो, क्योंकि अब जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से 100 में से 90% संभावना है कि बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहीं से पूछा जाएगा। पिछली जो जानकारी दी है वहां से संभावना है कि 10% ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब जरूर देखना बेटा। देखिए रेनिन एंजाइम एक्चुअली में होता क्या है बेटा, आपका जो दूध होता है, मैंने कहा कि दूध के पाचन में सहायक होता है। मैंने आपसे यही तो कहा था पिछली क्लास में, पिछली स्लाइड में, कि दूध के पाचन में सहायक होता है। तो आपका जो दूध होता है, इस दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम है बेटा केसिन प्रोटीन। क्या नाम है, केसिन प्रोटीन। और बेटा इस केसिन प्रोटीन को ये जो रेनिन एंजाइम होता है, ये रेनिन एंजाइम होता है, ये रेनिन एंजाइम किस में कन्वर्ट करता है, ये करता है बेटा पैराकेसिन में, पैराकेसिन में कन्वर्ट करता है। कौन बेटा, रेनिन एंजाइम। तो दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है, और इस केसिन प्रोटीन को पैराकेसिन में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है, रेनिन एंजाइम करता है।
इतनी बात क्लियर है। तो मैंने दोनों ही चीज आपको बता दी कि किस तरीके से ये दूध का पाचन करता है। तो दूध में बेटा केसिन प्रोटीन पाई जाती है और केसिन प्रोटीन को पैरा केसिन में बदलने का कार्य कौन करता है? रेनिन एंजाइम करता है। एक्चुअली में पाचन होता क्या है? तो भोजन के बड़े बड़े अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। पाचन की सबसे सिंपल डेफिनेशन है, या आप कह सकते हो कि भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो बेटा केसिन जो प्रोटीन है, या आप कह सकते हो कि भोजन का एक जटिल अणु है और इसे किस में तोड़ दिया? पैरा केसिन में तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर भैया प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है। लेकिन बेटा यहाँ पर प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है। यहाँ पर बेटा प्रोटीन का सिर्फ अपूर्ण पाचन हुआ है, अपूर्ण पाचन हुआ है। और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? ये बेटा हमारे आमाशय में हो रही है। ये अभी तक कहाँ है हमारा भोजन? हमारे आमाशय में, हमारे स्टोमक में है, हमारे पेट में, हमारे उदर में। तो इतनी कहानी तो हमारे पेट में हुई। उसके बाद में देखिए बेटा होता क्या है, आपके पेट में ही एक एंजाइम और पाया जाता है जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। कौन सा? पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम बेटा? पेप्सिन एंजाइम। और ये पेप्सिन एंजाइम अभी बताया तो था आपको, कहाँ होता है? ये होता है बेटा गैस्ट्रिक जूस में। गैस्ट्रिक जूस में होता है। किस अवस्था में होता है? तो बेटा पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन अवस्था में होता है। एक निष्क्रिय रूप है जिसे HCl एंजाइम, जिसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस रूप में कन्वर्ट करता है? पेप्सिन एंजाइम के रूप में कन्वर्ट करता है इस पेप्सिनोजन एंजाइम को। ये पेप्सिनो एंजाइम मैंने कहा पेप्सिन का ही एक निष्क्रिय रूप है जिसे HCl हाइड्रोक्लोरिक जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। और इस पेप्सिन को ये जो पैरा केसिन होता है, ये जो पैरा केसिन है, इस पैरा केसिन को पेप्सिन एंजाइम किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टोन्स या फिर भैया पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। पेप्टोन्स या पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। और इस पेप्टोन्स या पेप्टाइड को आपका जो पेंक्रियाज होता है, आपका जो पेंक्रियाज होता है, जो अग्नाशय होता है, इस अग्नाशय में बेटा पेंक्रिएटिक जूस का निर्माण होता है। पेंक्रिएटिक जूस का निर्माण होता है और इस पेंक्रिएटिक जूस में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहा जाता है ट्रिप्सिन। और ये ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है बेटा, ये ट्रिप्सिन एंजाइम, अब ये पेंक्रियाज होता क्या है? तो जब पेट के बाद में भोजन खा जाता है, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत से बेटा दो ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं, एक लीवर जुड़ा होता है, एक पेंक्रियाज जुड़ा होता है। पेंक्रियाज से आप अग्नाशय कहते हो। और इसी पेंक्रियाज से पेंक्रिएटिक जूस बनता है। इसी पेंक्रिएटिक जूस में एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन भी होता है, लाइपेज भी होता है, एमाइलेज एंजाइम भी होता है। तो बेटा ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है? ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। बेटा जो पेप्सिन एंजाइम ने पैरा केसिन को पेप्टोन से पेप्टाइड में कन्वर्ट किया था, इसी पेप्टोन से पेप्टाइड को ट्रिप्सिन एंजाइम किस में कन्वर्ट करता है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और ये अमीनो एसिड जो होता है, ये भैया प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है भैया ये। इसके बाद में प्रोटीन का पाचन नहीं होता, इसके बाद में प्रोटीन का पाचन नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। इसके बाद में इस एमिनो एसिड का अवशोषण किया जाता है और ब्लड की सहायता से हमारी कोशिकाओं के पास पहुंचता है। बेटा एक कोशिकाओं के पास जब पहुंचता है तो ग्लूकोज की अवस्था में पहुंचता है और इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। आपको पता है बेटा कोशिका श्वसन की प्रोसेस होती क्या है? कोशिका के अंदर ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा का निर्माण करना। कोशिकाओं में कोशिका श्वसन की प्रोसेस होती है जिसमें ये जो ग्लूकोज आया है कोशिकाओं के पास, चाहे वो एमिनो एसिड हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे फिर कोई भी और हो, तो इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। इसी ऊर्जा को हमारे शरीर के ऑर्गन, हमारे शरीर के अंग उत्तक काम में लेते हैं बेटा, जिससे वो अपना कार्य करते रहते हैं, जिससे हमारा शरीर भी कार्य करता रहता है। ऊर्जा है तो सब कुछ है, अगर ऊर्जा नहीं है हमारा शरीर तो गार के बराबर है, मिट्टी के बराबर है। इतनी बात क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से बेटा हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है। कुछ इस तरीके से ये रेनिन एंजाइम सहायक होता है भैया प्रोटीन के पाचन में और दूध के पाचन में। एक बार और रिवीजन करवाता हूँ, दिमाग में नहीं बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी की सारी कहानी अभी दोबारा समझ में आ जाएगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब ध्यान से समझना मेरी एक एक बात को बेटा। आपने दूध पिया, छोटे बच्चों में बेटा ये जो रेनिन एंजाइम होता है ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है? अब दूध से आपको कौन सी प्रोटीन मिली बेटा? केसिन प्रोटीन। ऐसा कहा जाता है कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है, बिल्कुल अच्छी होती है बेटा। तो दूध में कौन सी प्रोटीन मिली आपको? केसिन प्रोटीन मिली।
अब ये तो नहीं है कि भैया केसिन प्रोटीन से आपको डायरेक्ट फायदा मिलेगा, नहीं बेटा, ये भोजन का एक अलग रूप होता है, जिसे ये कह सकते हो कि भोजन का ये जटिल रूप होता है। इस जटिल रूप को सरल रूप में बदलना जरूरी है, और भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। तो भैया अभी हमें इसे तोड़ना पड़ेगा, इस केसिन प्रोटीन को तोड़ना पड़ेगा, जब जाकर ये हमारे शरीर में कार्य करेगा। नहीं तो हमारा दूध पीना व्यर्थ हो जाएगा अगर ये नहीं टूटेगा तो दूध से हमें केसिन प्रोटीन मिली। इस केसिन प्रोटीन को बेटा जो रेनिन एंजाइम है, अब ये रेनिन एंजाइम कहाँ से निकलता है, तो आपके पेट में जठर ग्रंथि होती है, और उस जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, और इस जठर रस में बेटा एक तो रेनिन एंजाइम होता है और एक पेप्सिन एंजाइम होता है, जो कि दोनों ही निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, पेप्सिनोजन एंजाइम के रूप में और एक प्रोरेनिन एंजाइम के रूप में। दोनों को जो HCl एंजाइम होता है, ये HCl बेटा सक्रिय बनाता है। तो प्रोरेनिन एंजाइम तो रेनिन एंजाइम में कन्वर्ट हुआ, और पेप्सिनोजन एंजाइम किस में कन्वर्ट हुआ, ये पेप्सिनोजन एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ, यानी कि पेप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट हुआ। अभी केसिन प्रोटीन को जो रेनिन एंजाइम है उसने बेटा पैरा केसिन में बदला। ठीक है, यहाँ पर भी प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है, यहाँ पर भी भैया इस दूध का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है। अब उसके बाद में क्या होता है बेटा, ये अपूर्ण पाचन अभी तक तो, अब ये पैरा केसिन को ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्टोन्स या पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। अब ये पेप्टोन्स और जो पेप्टाइड है बेटा, यहाँ तक भी भैया अभी तक भी प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है। ये पेप्टोन्स और पेप्टाइड है, ये बेटा एमिनो एसिड में कन्वर्ट होंगे, एमिनो एसिड में बदलेगा। लेकिन कौन सा एंजाइम बदलेगा, तो बेटा ट्रिप्सिन एंजाइम बदलता है। अभी ट्रिप्सिन एंजाइम होता कहाँ है, तो पैंक्रियाज जो होता है, अग्नाशय जो होता है, ये अग्नाशय रस का निर्माण करता है, यानी कि पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण करता है। और इसी पैंक्रियाटिक जूस में बेटा ट्रिप्सिन एंजाइम भी होता है, लाइपेज भी होता है और एमाइलेज एंजाइम भी होता है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रिप्सिन एंजाइम की। जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे एमाइलेज एंजाइम का कार्य, लाइपेज एंजाइम का कार्य, तो तब आपको अच्छे से बताएंगे। तो ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वहां पर मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो अब ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, इस पेप्टोन्स या पेप्टाइड को बेटा एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये एमिनो एसिड प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके बाद में इसका अवशोषण होता है, पाचन यहाँ पर बेटा प्रोटीन का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। इतनी कहानी आपको समझ में आई, किसी को कोई परेशान नहीं होनी चाहिए। अब बेटा होता क्या है, ये एमिनो एसिड है, अब ये हमारी कोशिकाओं के पास जाएगा, ब्लड की सहायता से पहुंचता है, लेकिन ये जिस रूप में कोशिकाओं के पास जाएगा वो है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के रूप में जाता है भैया, C6H12O6। इस ग्लूकोज के रूप में हमारी कोशिकाओं के पास पहुंचता है, और इसे बेटा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भैया ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। एटीपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं लिख देता हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस रूप में भैया हमारी ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में, और इसी ऊर्जा को हमारे शरीर के ऑर्गन काम में लेते हैं, जिससे हमारा शरीर कार्य करता रहता है, हमारे शरीर के अंग कार्य करते रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से बेटा ये है आपका रेनिन एंजाइम का सारा ही निचोड़। बोलो इतने अच्छे से कौन बताएगा यार आपको एक एक एंजाइम के बारे में। तो कोई बात नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ले लिया स्क्रीनशॉट, समझ में आया ना, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दो, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।